New chapter. First, I'll start with wave and SHM, then come back to this thermal properties. ये हमने लास्ट क्लास में किया था, Bernoulli's theorem. And if H is not different, in that case, if you apply Bernoulli's theorem cross section at 1 and cross section 2, it is like this: P plus half rho V1 square plus rho GH1 equal to P2 plus half rho 2 V2 square plus rho GH2. In case H1 equal to H2, this is a variable cross-section pipe but horizontal. In that case, it is like this: P plus half rho V1 square equal to P2 plus half rho V2 square. And on the basis of this, we did certain concept like aerofoil structure of wing. If area of wings is A, then what was the thrust? Twice the area into pressure difference P1 minus P2. विंग का शेप इस तरह से होता है सो दैट प्रेशर below the wing is more compared to pressure at above the wing. So there's a net pressure acting in the upward direction. And if you multiply this pressure difference with the area, you get the force. टॉरिसरी थ्योरम भी कोर्स से हट चुका है फिर तो। वो हाँ, है टॉरिसली थ्योरम। वो क्या टॉरिसली दो चीजें हैं, एक है टॉरिसली एक्सपेरिमेंट जो हमने किया था, एक है टॉरिसली थ्योरम। एक वो था ना कि उसकी वेलोसिटी वो जिस हाइट पे आएगी उस उतनी हो जाएगी, वो वाला है। वो है कोर्स में, हाँ। तो हाँ, हमें वेंचुरीमीटर हटा कराया दिया। है पूरा। हम्म। हमें कराया है स्कूल में। और वेंचुरीमीटर। वेंचुरी मीटर हट गया है। वो नहीं। अच्छा, चलो टॉरिसरी थ्योरम कर लेंगे फिर। सबसे पहले लुक एट दिस क्वेश्चन 128, देखो जरा 128 of the assignment. किसी भी पाइप में अगर यहाँ पे तुम ओपन पाइप कनेक्ट कर दोगे like here and here, then the level of the liquid in this open pipe gives you the static pressure, you know. अगर मैं यहाँ पे एक पाइप लगा दूं like this and here also, so the level of liquid in these two will give you, ये velocity v1 है, ये velocity v2 है। एज यू नो, जहाँ कंस्ट्रक्शन होता है वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होती है, तो v1 इज मोर देन v2। तो जो स्टैटिक प्रेशर होता है, लाइक इफ यू लुक एट दिस इक्वेशन, p plus half rho v square equal to constant,
तो जहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होती है प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। दिस वी हैव सीन इट। इफ velocity is more, then the pressure would be, if the velocity is more, pressure would be less, because the दोनों का सम कांस्टेंट है। तो यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा है तो यहाँ पे प्रेशर कम होगा, द लेवल ऑफ लिक्विड वुड बी लेस। यहाँ वेलोसिटी कम है तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा, तो द लेवल ऑफ लिक्विड will be higher. So the level of the liquid in the open pipe is also called manometer. It gives you basically the static pressure. अगर हम यहाँ पे रो जी वाई या रो जी वाई वन लिख दें, so that would be the static pressure. So using this concept, you can answer this question. Question 128. तो पहले क्वेश्चन वन कौन सा करें, 128 ना, एंड देन क्वेश्चन 140 करेंगे। तो given figure refer to steady flow of a non-viscous liquid, which of the two figures is incorrect? Which of the two figures is incorrect, बताओ। जहाँ पे कंस्ट्रिक्शन है वहां पे वेलोसिटी ज्यादा है ना, तो वहां पे प्रेशर, स्टैटिक प्रेशर कम होना चाहिए। तो फिगर ए इज करेक्ट और इनकरेक्ट? फिगर ए में जहाँ पे कंस्ट्रिक्शन है वहां पे हाइट ज्यादा दे रखी है, उल्टा होना चाहिए। तो फिगर ए इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन 128। हम्म तो जहाँ पे कंस्ट्रिक्शन है वहां पे स्टैटिक प्रेशर हैज टू बी लो, यहाँ पे जिससे यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा है। जब यहाँ वेलोसिटी ज्यादा है, v इज मोर बिकॉज ऑफ कंस्ट्रिक्शन, v इज लेस बिकॉज ऑफ मोर एरिया। तो स्टैटिक प्रेशर कहाँ ज्यादा होगा? स्टैटिक प्रेशर यहाँ ज्यादा होगा और यहाँ स्टैटिक प्रेशर कम होगा। तो करेक्ट डायग्राम वुड बी दिस। तो जो डायग्राम उसमें शो किया हुआ है दैट इज इनकरेक्ट। ए इज इनकरेक्ट, बी शुड बी करेक्ट। अब 140 पे आ जाओ। क्वेश्चन 140। क्वेश्चन 140। क्वेश्चन 140। इस फॉर्मूले को यूज करके P1 माइनस P2 निकालो, फिर एरिया से मल्टीप्लाई करो दोनों विंग्स के, दैट विल बी द नेट फोर्स एक्टिंग अपवर्ड।
So the area of each wing is 25. So it will be 2 into 25. Pressure difference, we can substitute half rho V2 square minus V1 square. 2 से 2 कट जाएगा 2.5. Density of air is been given as 1 and speed of हमें दे रखा है 180 किलोमीटर पर आवर and 234 किलोमीटर पर आवर. So kilometer per hour को I need to convert into meter per second. 65 मीटर पर सेकंड और 50 मीटर पर सेकंड. Okay. मेरा आंसर नहीं मैच हो रहा. आंसर मैच नहीं हो रहा है. नहीं हो रहा. देखते हैं अभी. तो this is 2.5. This is 65. This is 60. 60 या 50? 50. आप 2.5 क्यों लिया है? किसको? Won't it be 25? अच्छा हाँ 25 है. ठीक है. सो 25 यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ. कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी मुझे. 5 into 15. Wait. सो दिस be 25 into 115. 115 into 15. कितना आ रहा है कैलकुलेट करके? 1725 into 25 हो रहा है, जो मेरा 43125 आ रहा है. ये मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है? 43125. हाँ तो दिस ये कितना बता रही हो तुम? 4. 43125. तो दिस इज बेसिकली द अपथ्रस्ट है ना. प्लेन पे इतना अपथ्रस्ट लग रहा है और उसका मास mg डाउनवर्ड लग रहा है प्लेन का. The plane is flying in with the constant speed horizontally. मतलब force and mg will balance each other. तो उसको तुम्हें डिवाइड करना पड़ेगा ना. mg को इससे इक्वल कर दो, m निकाल लो. मास ऑफ द प्लेन निकालना है ना. जी को 9.8 लेना पड़ेगा. हाँ ठीक है. तो mg इज इक्वल टू 43125. m इज इक्वल टू 43125 डिवाइड बाय 9.8. The mass would be in kg. You can also answer 109. Question 109 का भी कर लो. 109. क्वेश्चन 109 इसके बाद. क्या हुआ समित? यस सर. फिर हम्म. लेट हो गया था मैं. क्या? फिर लेट हो गया था मैं तो. अच्छा अच्छा अच्छा. हमने भी क्वेश्चन किया है 128 140. नेक्स्ट हम कर रहे हैं 109 109. मेरा आंसर अभी भी नहीं मैच हो रहा. क्या हुआ?
मेरा आंसर अभी भी मैच नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? मेरा 4400 पॉइंट समथिंग आ रहा है। वो सही है, ठीक है। उनका आंसर कितना है? 20 समथिंग है। उनका 4939 है। 493। 9। वो तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अनटिल यू टेक ग्रेविटी। अच्छा, ग्रेविटी को 10 लेंगे तो और छोटा आंसर आएगा। 234/18 कितना आया था हमारा? 13। हाँ। हाँ तो ठीक है फिर तो। नेक्स्ट करो, 109 करो। क्या हुआ काव्या? आज स्कूल नहीं गए तुम? गई थी। अच्छा। सिर्फ स्कूल? स्कूल स्कूल से आके 3-4 घंटे सोई हूँ मैं। तो क्या स्कूल कब से? अर्ली मॉर्निंग होता है क्या? नहीं, फ्राइडेज को उन्होंने हाफ डे कर दिया हमारे लिए। अच्छा अच्छा। और जिया, तुम कहाँ थी लास्ट क्लास में? तो मेरा टेस्ट था अगले दिन, तो मैं पढ़ रही थी। क्या टेस्ट था, कौन सा? फिजिक्स का ही था बट अलग चैप्टर था, तो मैं वो पढ़ रही थी। कौन सा? ग्रेविटेशन और सॉलिड्स। हो गया? हाँ जी, हो गया। कैसा हुआ? ठीक था। पेपर शेयर कर देना ग्रुप में। ठीक है। अगर लेवल फ्लाइट में है तो हम्म। अगर लेवल फ्लाइट में है हम्म। तो उसका क्या मतलब होता है? लेवल फ्लाइट का मतलब एमजी उसको बैलेंस कर रहा है। mg इज बैलेंस बाय अपथ्रस्ट। मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया। हम्म। मुझे समझ में नहीं आया क्वेश्चन। कौन सा? 109। 109। A fully loaded Boeing aircraft has a मास दे रखा है, टोटल विंग एरिया दे रखी है, विट्स इन लेवल फ्लाइट विद स्पीड ऑफ 960 किलोमीटर पर आवर। तो जो 960 किलोमीटर पर आवर आ रहा है ना, ये क्या दे रखा है? ए की तो वेलोसिटी दी हुई है। Estimate the pressure difference between the lower and the upper surface of the wing relative to the lower surface. तो अगर लेवल फ्लाइट है, इसका मतलब ये हुआ कि mg एंड अपथ्रस्ट दे आर बैलेंसिंग, है ना? तो फोर्स वुड एग्जैक्टली बैलेंस दिस। अपथ्रस्ट कितना होगा? एरिया ऑफ द विंग्स इनटू द प्रेशर डिफरेंस इन द लोअर एंड अपर विंग्स, ये हुआ। तो द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड अपर विंग्स वुड बी इक्वल टू mg बाई ए। तो प्रेशर डिफरेंस ऐसे निकल आएगा। यू बिन गिवन मास, यू बिन गिवन जी, और एरिया दे रखा है। स्पीड से तो कोई मतलब ही नहीं है, हमें प्रेशर डिफरेंस तो निकालना है। डेंसिटी क्यों दे रखी है फिर नेसेसरीली? सर, तो फिर हम रिलेटिव टू फर्स्ट लोअर विंग कैसे निकालें? कौन सा? इट्स रिटन टू फाइंड द प्रेशर डिफरेंस रिलेटिव टू लोअर विंग। द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड द अपर सरफेस ऑफ द विंग। मेरा आंसर मैच हो गया। रिलेटिव टू द लोअर सरफेस लिखा है ना। हाँ तो मतलब विद रिस्पेक्ट टू लोअर सरफेस, वो प्रेशर डिफरेंस ही हुआ ना इन अ वे। व्हेन यू फाइंड वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू अनदर, यू फाइंड द डिफरेंस ऑफ द टू ओनली। नहीं, व्हेन यू फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो हम वी ए माइनस वी बी तो करते हैं। तो लोअर का इतना है, अपर का इतना है, तो दोनों को माइनस कर दिया।
तो जो क्वेश्चन में इन्फो दे रही है उसके अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए। यही है, पीछे से मैच भी हो रहा है, हम्म, बट उन्होंने उसकी साइड में 0.08 भी लिखा हुआ है। क्या? उन्होंने ये लिखा है 6.5 इंटू 10 की पावर 3, और उसकी साइड में 0.08 भी लिखा हुआ है। I think हो question सकता है there must be है second part also the question which is not वो there is लिखा नहीं है। हम्म total area 500 है। तो इस क्वेश्चन का कुछ सेकंड पार्ट भी रहा होगा, वो कंप्यूटर ऑपरेटर मिस आउट कर दिया। ठीक है। So the upthrust due to the pressure difference balances mg, that's why it's a level flight। ना तो प्लेन ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, मतलब फोर्सेस आर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फोर्सेस आर बैलेंस्ड, इसका मतलब ये होगा। ठीक है, लिख लिया नंदिनी, हो गया? हम्म। लिख लिया। Now suppose we take a large tank जिसका एरिया बहुत ज्यादा है, मान लो very large area, and there is orifice or opening over here, and this height of the opening from the top is h, and it is filled to the brim। इसको h ले लेते हैं। A large tank having large cross-section area of height h plus h is filled with water to the brim, right? And there's a small hole or orifice at a depth h below the top surface। So this is cross section 2 and this is cross section 1। तो क्या होगा? orifice से liquid बाहर निकलेगा, पानी बाहर निकलेगा, right? So we are interested to know what is the speed of that liquid, with what speed the water will come out। So we can apply Bernoulli's theorem at cross section 1 and cross section 2। चलो डायग्राम बना लो एक बार। हम कर रहे हैं टॉरिसेली थ्योरम। So using or applying Bernoulli's theorem, क्रॉस सेक्शन 1 पे कौन सा प्रेशर लगेगा? एटमॉस्फेयर इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर, सो पी एटमॉस्फेरिक हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो जी एच। ग्राउंड से हाइट कितनी है इसकी? फ्रॉम द ग्राउंड द हाइट इज h प्लस h, राइट? बर्नौलीज थ्योरम क्या है? बर्नौलीज थ्योरम इज p प्लस हाफ रो v स्क्वायर प्लस रो जी एच is equal to constant। This is Bernoulli's theorem। Now let's apply Bernoulli's theorem to the cross section 2 with this equal to this, where the liquid we have assumed it's ideal, flow is steady. So here also the orifice is opened to the atmosphere. The pressure would be P atmospheric. Speed is half rho V2 square and the height is rho G capital H from the ground। orifice की height ground से capital H है।
ये कट जाएगा और कुछ कैंसिल हो रहा है, रो जी एच भी कट जाएगा. As tank has a very large cross-sectional area, the speed by which the level of liquid will come down will be almost zero due to large area of tank. V1 would be almost zero. बहुत स्लोली इसमें लेवल ऑफ वाटर नीचे आएगा. तो उसका कंसिक्वेंस क्या होगा? ये जीरो हो गया, ये हो गया रो जी एच, एंड दिस इज हाफ रो V2 स्क्वायर. रो से रो कट जाएगा, V2 कितना आएगा? √2GH. And this is nothing but Torricelli theorem. अब जरा सोचो कि if an object is falling freely under gravity through height h, तो उसकी स्पीड कितनी हो जाती? 2gh. √2GH. So if a free falling body gains speed by falling through some height, by the same speed, liquid will come out from an orifice which is below the same height as the object falling through. And it's Torricelli theorem. लिख लो, इसका स्टेटमेंट लिखो. According to Torricelli theorem, fluid will come out from an opening. Fluid will come out through an opening which is below depth h, from the free surface of a liquid, from the free surface as the speed gained by a free falling body, through the same height, as speed gained by a free falling body through the same height. So this is Torricelli theorem. इसमें फर्दर भी क्वेश्चन आ सकता है कि सपोज स्पीड v से वो लिक्विड आ रहा है, so what will be the range at which the liquid will hit the ground? तो इसमें प्रोजेक्टाइल यूज हो जाएगा फिर, है ना? अगर हमें एक्स फाइंड करना है तो वी कैन यूज प्रोजेक्टाइल. हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल याद आ रहा है? The horizontal speed is √2GH. √2h. Time taken to fall says capital T. तो सेकेंड इक्वेशन यूज करूंगा मैं, h इक्वल टू ut, बिकॉज वर्टिकल स्पीड तो जीरो है यहाँ पे, इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर. दिस इज टाइम टू फॉल फॉर द लिक्विड. तो यहाँ से टाइम आ जाएगा 2h/g, है ना? और फिर हम क्या करेंगे? हॉरिजॉन्टल मोशन यूज करेंगे. इन द हॉरिजॉन्टल मोशन स्पीड कितना है? 2gh. टाइम कितना लग रहा है? ये 2g स्मॉल h है. और टाइम कितना लग रहा है? 2h/g. So this is how we can find
the distance at which the liquid will fall. टू एच इंटू एच. एच अबव द orifice है, कैपिटल एच इज बिलो द orifice है लिक्विड का. इसमें ये भी क्वेश्चन आता है कि होल कहाँ पे होना चाहिए, orifice कहाँ होना चाहिए ताकि रेंज मैक्सिमम हो जाए. कैन यू टेल मी कहाँ पे होल होना चाहिए? कॉमन सेंस लगा के सोचो, होल कहाँ होगा टैंक में ताकि उसका रेंज मैक्सिमम हो. और नीचे लाइक कितना सब नीचे? बिल्कुल जीरो पे. जीरो पे नहीं भाई but बताओ ना. सपोज ये हाइट है 10 मीटर, तो कितनी हाइट पे होल हो ताकि उसका जो रेंज है लिक्विड का मैक्सिमम हो जाए? मुझे लगता है बीच में होना चाहिए. सोचो. ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, इसको अगर डिफरेंशिएट I करें. think it is सबसे नीचे like the हाँ max. सबसे. सर हाँ नीचे होना चाहिए. मुझे लगता है बीच में होना चाहिए. अगर यहाँ नीचे कर देंगे तो यहाँ पे गिर जाएगा. नीचे मतलब बिल्कुल ऐसे कर दें. नहीं मतलब लाइक हाँ आई थिंक बीच में इज बेटर. नहीं ऐसा नहीं होता. सबसे मिनिमल हाइट it can take. मिनिमल हाइट कितनी होगी? 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर? Let's हाँ. say like some centimeter. नहीं नहीं, बकेट एलिवेट, बकेट ग्राउंड पे रखा हुआ है. फिर उसमें को और वेरिएबल्स आ जाएंगे. तो इसको मैथमेटिक्स से अगर हम करें डिफरेंशिएट करके, अब तो एंट्रेंस में एक क्वेश्चन आते थे पहले, तो द आंसर इज यू नो एट द सेंटर ऑफ द टैंक, मिड हाइट. But why? डिफरेंशिएट करके आएगा, मैक्सिमाइज कर सकते हैं इसको हम. इसको डिफरेंशिएट करूंगा मैं एच के रेस्पेक्ट में, आंसर आ जाएगा. ये परफेक्ट So स्क्वायर से भी मतलब कर सकते. हाँ. अगर अगर उससे थोड़ा सा नीचे हो won't the range be more? नहीं, जैसे 45 डिग्री पे होता है ना तुम्हारा, जब तुम किसी प्रोजेक्टाइल को फेंकते हो 0 से 90 डिग्री में, तो मैक्सिमम रेंज कब होती है? 45 पे होती है. तो सिमिलरली यहाँ पे भी जब होल बिल्कुल सेंटर पे होगा तब रेंज मैक्सिमम होगा. जैसे यहाँ पे तो यहाँ गिर रहा है, यहाँ है तो यहाँ आ रहा है. सेंटर में तो बिल्कुल दूर जाएगा, फिर वापस नीचे कम होना शुरू हो जाएगा. तो सेंटर पे इट इज farthest. The range is maximum when the orifice is exactly at the center of the टैंक. जहां तक लिक्विड फिल किया उसके सेंटर होना चाहिए. लिक्विड जितना फिल है ना उसके सेंटर पे. तुम चाहो एक्सपेरिमेंट कर लेना घर पे, प्लास्टिक का एक वो लेके उसमें होल कर लेना, पानी भरना, रिलीज करना, जो बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर वाला होल होगा उससे सबसे दूर जाएगा पानी. घर की बाल्टी में छेद मत कर लेना, मम्मी डांटेंगी. तो दिस इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. अब हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग. ऑसिलेशंस. ऑसिलेशंस इन वेव्स. आ रहा है ना ये? पीरियोडिक मोशन. ये वापस दिस चैप्टर इज अगेन मैकेनिक्स का पार्ट है. व्हाट इज पीरियोडिक मोशन? द मोशन विच रिपीट itself आफ्टर फिक्स टाइम. लिख लो. द मोशन विच रिपीट्स itself after a fixed interval of time is called periodic motion. And that fixed time is called time period of the motion. And the fixed time is called time period of the motion. तो पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल बताओ मुझे. अराउंड द सन अर्थ इज ऑलवेज टेकिंग हाउ मच टाइम? अर्थ को पूरा एक कंप्लीट राउंड में कितना टाइम लगता है?
365 days. Yes, That 1 year. So every time it takes the same time, it's a periodic motion. Even moon is revolving around the earth. Moon को कितना टाइम लगता है? sir, I don't. क्या बात कर रहे हो? 28 days नहीं लगते? पहले तो इतने ही लगते थे, अब थक गया होगा मून तो कम हो गया होगा, ज्यादा हो गया It's होगा. 8 days. इट्स 28 days. तो मून को अर्थ के अराउंड में 28 days लगते हैं, और अर्थ अपने एक्सिस पे भी Earth rotation is also periodic. दैट इज 24 hours. हाँ. Hmm. So all these are example of periodic motion. If you have a pendulum, you displace it, release it. ये यहाँ पे मीन पोजीशन पे आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर रुकेगा नहीं, वापस इधर आएगा. Again, for a complete one oscillation, it will take some fixed time, and that fixed time will depend upon the length of the pendulum and the gravity, of course, at that particular point. इसे ये भी periodic motion का example है. If you take a spring mass system on a frictionless surface, ये स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है. अभी स्प्रिंग रिलैक्स पोजीशन में है, तो उसको बोलते हैं मीन पोजीशन, एमपी. तो ये भी एमपी था. जब उसको पुल करके यहाँ ले आते तो वो जाता है एक्सट्रीम पोजीशन. तो अगर इस मास को तुम पुल करोगे तो क्या होगा? स्प्रिंग विल अप्लाई फोर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, है ना? इफ यू पुल दिस मास, ये एक्सट्रीम पोजीशन है इसका, spring would apply force in the opposite direction, and when you release this mass, तो ये मास यहाँ पे आएगा पहले, यहाँ रुकेगा नहीं बिकॉज ऑफ इनर्शिया, इट विल ओवरशूट मीन पोजीशन, फिर दूसरी पोजीशन पे आएगा, पहले यहाँ, फिर यहाँ, फिर वापस, फिर वापस. अगेन फॉर कंप्लीट वन रोटेशन, वन राउंड विल टेक fixed time interval, and that time would be depending upon the mass attached and the spring constant k. तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं पीरियोडिक मोशन के. So in a periodic motion, object will repeat its motion after a fixed interval of time, and that fixed interval of time is time period. Then there is oscillatory motion. Oscillatory motion. Oscillatory motion तो नाम से ही पता लग रहा है. Oscillatory motion क्या होगी? टू एंड फ्रो मोशन, है ना? किसी भी ऑब्जेक्ट का टू एंड फ्रो मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन. तो इन सब मोशन में तुम्हें ऑसिलेटरी मोशन कौन सा लग रहा है? मून का, अर्थ का, ये तो ऑसिलेटरी नहीं है. दिस इज ऑसिलेटरी. ऑसिलेटरी में क्या होता है? एक फिक्स पॉइंट के टू एंड फ्रो ऑब्जेक्ट मूव करता है. इन ऑसिलेटरी मोशन अ पार्टिकल मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट. लिख लो. इन ऑसिलेटरी मोशन particle moves in oscillatory motion, particle moves to and fro about a fixed point. So this is simple pendulum is example of oscillatory motion. The spring mass system is also an oscillatory motion. अगर हम टब फिल विद वाटर है, उसमें एक सपोज प्लास्टिक का क्यूब या ऑब्जेक्ट है, वुड का पीस है ड्राई वुड का, उसको पुश करके रिलीज कर दें तो क्या होगा? ये अप एंड डाउन करेगा. So even this motion would be to and fro motion, oscillatory motion.
अगर हम एक यूट्यूब लें, वो वाला यूट्यूब नहीं जो तुम समझ रहे हो, इसमें लिक्विड फिल करें तो दोनों लिम्ब में सेम लिक्विड हाइट पे आएगा लिक्विड, लेकिन अगर हम एक लिम्ब को प्रेस करें तो दूसरे में लिक्विड विल राइज और फिर लिक्विड को रिलीज कर दें, सो द लिक्विड विल ऑसिलेट इन द टू लिम्स. दिस इज ऑल्सो ऑसिलेटरी मोशन. इमेजिन करो कि अर्थ में हमने एक होल कर दिया थ्रू एंड थ्रू, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, और उसमें एक मास को रिलीज कर दिया. तो क्या मोशन होगा इसका? ग्रेविटी इसको पुल करेगी अपनी तरफ, है ना? तो ग्रेविटी की वजह से टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ जाएगा. सेंटर ऑफ अर्थ में ग्रेविटी जीरो होता है, बट बिकॉज ऑफ इनर्शिया ये इधर आएगा. फिर ग्रेविटी इसको पुल करेगी तो वापस चला जाएगा यहाँ पे, फिर वापस यहाँ आ जाएगा. तो कीप ऑन ऑसिलेटिंग. If you imagine a whole deep tunnel through and through inside Earth and you release a body, it will keep on oscillating. और पूरा एक राउंड लेने में पता कितना टाइम लगेगा? 84 मिनट्स. मतलब यहाँ से यहाँ वापस 84 मिनट्स लगेगा एक पूरा. मतलब तुम नॉर्थ पोल से साउथ पोल जा सकते हो कितने मिनट में? 42 मिनट्स में. दैट इज अगेन ऑसिलेटरी मोशन, बट वो पॉसिबल नहीं है. यू कांट डिग होल. द मैक्सिमम hole well depth inside earth is around 13 kilometers so far. Very difficult. So all these are oscillatory motions. So now we can say that every oscillatory motion is a periodic motion, or every periodic motion is oscillatory. क्या होना चाहिए नंदिनी? Well, every एक minute. I think oscillatory should be periodic. Every oscillatory should be Yes. लिख लो, है ना? Every oscillatory motion is periodic. Every oscillatory motion is periodic, but not vice versa. Every oscillatory motion is periodic, but vice versa is not true. जैसे अर्थ का, मून का, इनका मोशन पीरियोडिक तो है बट ऑसिलेटरी नहीं है. अब कुछ ऑसिलेटरी मोशंस ऐसे भी होती हैं जिनमें एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट. And these oscillatory motions are called SHM, or simple harmonic motion. तुम लोग बेड पे बैठ के पढ़ते हो? कहाँ Sir, गया? मेरे पास study table है ही. हाँ. I don't have a study table. अरे बेड पे बड़े नुकसान है. कहीं तो कमर तुम्हारी आर्च हो जाएगी, हैं? नींद भी आ जाएगी फिर थोड़ी देर में, नहीं? अब देखो नंदिनी कितना सीरियसली फोकस होकर चेयर टेबल पे पढ़ रही है. जी, जी अभी दिव्या तो बैठी रहती है चेयर पे हमेशा. अच्छी बात है. तो बेड पे पढ़ सकते हो, बट प्रॉब्लम पता है क्या है? एक तो बैक विल बी ऑलवेज आर्च्ड, नहीं? अभी सीधा कर लिया तुमने. तो अवॉइड दैट. तो आप सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे डिफाइन करोगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन इज दैट ऑसिलेटरी मोशन इन विच एक्सेलरेशन इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, लिखो. सिंपल हार्मोनिक मोशन is that
oscillatory motion is that oscillatory motion in which acceleration is directly proportional to negative of displacement. Is directly proportional to negative of displacement. तो ये भी periodic motion. SHM is also periodic and oscillatory. Every SHM is periodic and oscillatory. But vice versa too नहीं होगा. Every simple harmonic motion would be oscillatory and periodic. But it's not necessary कि सारी oscillatory SHM है. ठीक है? कुछ oscillatory motion ऐसे भी होंगे जो कि simple harmonic नहीं होंगे. तो सिंपल पेंडुलम में या स्प्रिंग मास सिस्टम में अगर डिस्प्लेसमेंट हम कम रखें, then it becomes simple harmonic. If you have a simple pendulum and it won't give a large displacement to it, small angular displacement. अगर थीटा छोटा होगा, then the motion is simple harmonic. अगर तुमने थीटा को बड़ा कर दिया तो ऑसिलेटरी तो होगा, पीरियोडिक तो होगा, बट वो जो कंडीशन है वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी. Similarly, if you have a spring mass system with a vertical or horizontal, it would be simple harmonic only and only if the displacement is not very large. पता लगा तुमने इसको इतना खींच दिया कि वो स्प्रिंग वायर बन गया, तो मोशन थोड़ी पॉसिबल होगा. If you pull it so much that the spring becomes almost a wire, it won't come back. So within Hooke's limit, we have to stretch or compress it. So for small angular displacement, pendulum का motion SHM होता है. Similarly, for small displacement, motion of spring mass system is also HHM. Normally, all simple harmonic motions are of this kind. Y is equal to x ले लो. X is equal to A sine omega t plus phi types, or x is equal to A cos omega t plus phi. Because these motions will satisfy the condition of SHM. ये वाला condition satisfy होगा. अब इसमें कौन सी टर्म क्या है? Let's try to understand that. X is displacement of particle at time t. X is the displacement of the particle at time t. अभी किसी के टेस्ट में थर्मल प्रॉपर्टीज भी आ रहा होगा क्या? आ रहा है किसी का? नहीं? दिव्या? नहीं, थर्मल प्रॉपर्टीज वो बाद में करेंगे. इनकेस अगर आ रहा हो तो यू कैन नोट्स उसमें डाले हुए हैं, वीडियो डाला हुआ है, प्रीवियस ईयर का देख सकते हो थर्मल प्रॉपर्टीज का. So displacement particle. A is called amplitude. What is amplitude? The maximum height attained. Maximum displacement. मतलब x की जो मैक्सिमम वैल्यू है, दैट इज जैसे ये है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो एम्पलीट्यूड होगा. एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम x could be this also, x could be a also, x could be 0 also, x could be minus a also. अगर पार्टिकल यहाँ होगा तो यहाँ पे x माइनस ए हो जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है. So maximum displacement is called amplitude.
डिस्प्लेसमेंट हमेशा कहाँ से मेजर होगा? मीन पोजीशन से, यहाँ से। मीन पोजीशन कौन सी होती है? जहाँ पे नेट फोर्स जीरो होता है। द स्प्रिंग इज नीदर कंप्रेस नॉर नॉर्मल पोजीशन में। पेंडुलम सीधा वर्टिकल जब होगा, दैट इज मीन पोजीशन। ओमेगा टी प्लस फाइव को कहा जाता है फेज ऑफ द पार्टिकल। फेज ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल। जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, उसका फेज। फेज का सिग्निफिकेंस क्या है? फेज से हमें ये पता लगता है कि पार्टिकल की पोजीशन क्या है और पार्टिकल के डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है। लिख लो, फेज ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल, phase of oscillating particle tells us about phase of oscillating particle tells us about position as well as position of the particle as well as direction of motion of the particle. Position as well as direction of motion of the particle. अगर हम इसमें t को 0 डाल दें तो क्या होगा? If I substitute t is equal to 0, t का मतलब जब मोशन शुरू हुई थी, जब हमने इसको ऑब्जर्व करना शुरू किया था, तो ये बन जाएगा इनिशियल फेज। इनिशियल फेज इज 5। So let's derive the formula for velocity and acceleration of oscillating particle whose equation of displacement is this. ये 3 मार्क का आ सकता है। डिफरेंशिएशन याद है ना? थोड़ा बहुत भूल गए तो नहीं है अभी? ठीक है। तो सपोज a particle oscillates simple harmonically with the equation x is equal to a sin omega t plus phi. अब एक काम करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लिख लो, differentiating the equation with respect to time. तो जाएगा dx by dt। a कांस्टेंट, इसको छोड़ देते हैं। d by dt of sin ओमेगा t plus phi। dx by dt तुम्हें मालूम है क्या होता है? डिफरेंशिएशन और डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टाइम होता है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? Cos. cos। Remember that derivative of sine, if you have d by dt of sin t, it would be cos t. Derivative of cos t is minus sin t। 12th में तो मैथ्स में पढ़ोगे, जितने भी फंक्शंस हैं तुमने किया था ना, मैथ्स में तो किया है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में। तो जितने फंक्शन जिसमें सी आता है ना, कॉस कॉट कोसेक, सबके डेरिवेटिव में नेगेटिव साइन आता है। लेकिन यहाँ पे ये टी नहीं है, दिस द एंटायर थिंग इज देयर। तो वी हैव टू अगेन डिफरेंशिएट इट एंड दिस कॉल्ड चेन रूल। तो वट एवर इज ओमेगा डी प्लस 5 उसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिफरेंशिएट दोबारा से करेंगे।
So this is the differentiation of x with respect to time. So this would be v is equal to a cos ओमेगा t plus phi. ओमेगा कांस्टेंट है, t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, phi कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. So we have got the expression for velocity of the particle in terms of time. We'll substitute time. At different time में क्या velocity, हम velocity निकाल सकते हैं. So this is the expression for velocity in terms of time. Can we find velocity of the oscillating particle in terms of x? टाइम हटा देते हैं. कैसे हटेगा देखो जरा. ओमेगा बाहर रखो, a cos ओमेगा t को रूट में ले जाओ. कीपिंग ओमेगा आउटसाइड. ओमेगा मैंने तुम्हें शायद बताया नहीं था क्या था SHM में, प्रीवियस पेज पे. ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी. इसका यूनिट होगा रेडियन पर सेकेंड. समटाइम्स यू ऑल्सो राइट एंगुलर वेलोसिटी. ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी. its unit is radian per second. And omega is also 2 pi by capital T और 2 pi f. T क्या है यहाँ पे? टाइम पीरियड. ओमेगा इज 2 pi f और 2 pi by d. F is the frequency, normal frequency. Frequency and time period are reciprocal of each other. Frequency की यूनिट होती है per second, cycle per second, revolution per second. और हर्ट्ज भी लिखने में कोई हर्ज नहीं है, हर्ट्ज भी लिख सकते हो. हर्ट्ज के बारे में सुना तुमने? कौन था? उसने फ्रीक्वेंसी निकाली थी. नाइन्थ में किया था शायद. रेडियो वेव्स डिस्कवर किया था. लैंडमार्क इन कम्युनिकेशन. हर्ट्ज के पहले जेसी बोस हुआ करते थे, कैलकाटा के साइंटिस्ट, उन्होंने किया था. बट एज यू नो क्या होता है. तो दिस इज साइकिल पर सेकेंड, आरपीएस. आरपीएम भी हो सकता है, रेवोल्यूशन पर मिनट भी हो सकता है, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. और सिंपली सेकेंड इनवर्स. अब वापस यहाँ पे आते हैं. तो अब हम वेलोसिटी को एक्स के टर्म में डिराइव करना चाह रहे हैं. तो मैंने इसको लिख दिया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी. कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को यू कैन राइट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी. ब्रैकेट ओपन कर दो. And then a sin omega t, you can replace it by x. So this is velocity in terms of x. जैसे मीन पोजीशन पे x 0 होता है, तो x को 0 डालोगे तो v आ जाएगा ओमेगा ए. वो मैक्सिमम होता है मीन पोजीशन पे.
वेलोसिटी इज मैक्सिमम। एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्स होता है ए प्लस माइनस ए, दिस द मीन पोजीशन जहाँ से मोशन शुरू हो रही है। ये एक्सट्रीम पोजीशन है, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू ए है। जब पार्टिकल इधर आएगा तो एक्स इक्वल टू माइनस ए होगा। तो इफ आई सब्स्टिट्यूट एक्स इक्वल टू जीरो, वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम। कितना आएगा? ओमेगा ए। सो मैक्सिमम वेलोसिटी द पार्टिकल वुड बी ऑलवेज एट मीन पोजीशन। ऑब्वियस सी बात है, जब तुम पेंडुलम को रिलीज करोगे तो जब बीच में आएगा तो उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। जब एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा तो मोमेंटरी वो रेस्ट पे आएगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगी। एक्स को ए डालोगे तो वेलोसिटी यहाँ पे जीरो आएगी। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे पार्टिकल वुड बी मोमेंटरली एट रेस्ट, तभी तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ भी आएगा तो फिर रेस्ट पे आएगा फॉर अ सेकेंड एंड देन स्टार्ट अगेन। तो सिंस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, it will be at rest momentarily. तो थर्ड इक्वेशन तक आ गए। अब इक्वेशन टू को फिर एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। लेट्स डिफरेंशिएट इक्वेशन टू विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक बार फिर डिफरेंशिएट करते हैं। तो क्या आएगा अब? dv by dt is equal to d by dt of a omega cos omega t। ए ओमेगा कांस्टेंट बाहर निकालेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो वेलोसिटी का डेरिवेटिव क्या होता है? एक्सेलरेशन। ए ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर निकालो, डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन। जो ओमेगा टी प्लस फाइव भी था ना, मैं मिस कर दिया फाइव यहाँ पे। नहीं, वो आपने इनिशियली के लिए निकाला था, डी हम्म, जीरो। प्लस फाइव लिखो। साइन ओमेगा टी प्लस फाइव और फिर इसको चेन रूल से दोबारा डिफरेंशिएट करो। तो ये आएगा a इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव एंड ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा इंटू वन प्लस जीरो। So this is a omega squared sine omega t plus phi. So that is acceleration of oscillating particle. Simple harmonic motion में a omega squared sine omega t plus phi. But what is a omega a sine omega t? A into sine omega t plus phi कितना है? X. So acceleration is coming out to be minus omega square x. That is, acceleration is coming out to be proportional to negative of displacement.
जो कि एसएचएम का रिक्वायरमेंट है. In simple harmonic motion, acceleration has to be proportional to negative of displacement. In a simple harmonic motion, acceleration is proportional to negative of displacement. तो इसको एक बार गो थ्रू कर लो पूरा. एंड इट इज ऑल्सो इक्वेशन ऑफ एसएचएम, है ना. तो अगर कोई भी ऑसिलेटिंग मोशन है और उसको तुम्हें प्रूव करना है एसएचएम है, तो हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे. और अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव और डिस्प्लेसमेंट के इक्वल आएगा, मतलब इट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन. If acceleration is proportional to negative of displacement, it is simple harmonic motion. ठीक है. अब लेट्स डू द सेम थिंग विद द अदर इक्वेशन ऑफ एसएचएम जो हमने किया था ना, कॉस वाला, उससे करते हैं. इफ वी स्टार्ट विद x is equal to a cos omega t plus phi. Let's start with this and get the velocity. करो. Differentiate with respect to time and get the differentiate with respect to time. Differentiating with respect to time. देखो क्या आ रहा है. दोनों चीजें नेगेटिव आ रही है. दोनों नेगेटिव आ रहा है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन. दो बार नेगेटिव क्यों आएगा? नहीं मतलब ये वेलोसिटी भी नेगेटिव आ रही है और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव आ रहा है. अच्छा. जी. So this is dx by dt. A cos का डेरिवेटिव माइनस साइन
ओमेगा टी प्लस फाइव, और फिर चेन रूल से ओमेगा टी प्लस फाइव को दोबारा डिफरेंशिएट करोगे। dx by dt is velocity of the particle, और ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा कांस्टेंट है, टी का 1, फाइव का 0। तो वेलोसिटी हमारा आ गया टाइम के रेस्पेक्ट में, है ना। सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम। अब वेलोसिटी को एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी करना है, जैसे हमने पहले भी किया था ना। This XW हाँ, और वेलोसिटी इन टर्म्स ओमेगा ऑफ एक्स, S X अंडर रूट के अंदर ले लो उसको। v इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। साइन स्क्वायर इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। सर हम ये क्यों कर रहे हैं? सर ऐसे क्यों कर रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट के टर्म में वेलोसिटी निकाल रहे हैं ना। सर लेकिन डिस्प्लेसमेंट A sin WT प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव नहीं होता? डिस्प्लेसमेंट है ना ये, कॉस के टर्म में है, साइन के टर्म में अच्छा नहीं। ठीक है। सो दिस इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। ओनली थिंग इज वी नेगेटिव आ रहा है इसमें बस। नेगेटिव का मतलब है डायरेक्शन ऑपोजिट है। सो वी हैव फाउंड वेलोसिटी एज इन टर्म्स ऑफ टाइम। इसमें भी तुम देखो, एक्स को 0 डालोगे तो वेलोसिटी मैक्सिमम आएगी मीन पोजीशन पे, है ना। एक्स को प्लस माइनस ए करोगे तो वेलोसिटी मिनिमम आएगी। ये है। और फिर इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट करो टाइम के रेस्पेक्ट में। क्या है? dv बाई डी टी इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डी बाई डी टी ऑफ माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इट इज एक्सेलरेशन, ए इंटू ओमेगा कॉन्स्टेंट है, सो डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। साइन का डेरिवेटिव कॉस, और चेन रूल से ओमेगा टी प्लस फाइव को दोबारा डिफरेंशिएट। ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा इंटू 1 प्लस 0।
So this is acceleration. और इस एक्सप्रेशन में तुम नोटिस करो a into this is x from equation 1. So this is acceleration. So again, this is the equation of SHM because acceleration is proportional to negative of displacement. Acceleration is proportional to negative of displacement. अब if you talk about mean position पे acceleration कितना होगा? Mean position पे x होता है 0. Acceleration will also be 0. वह वेलोसिटी मैक्सिमम है ना, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट उसका डेरिवेटिव 0 आएगा. देयर इज नो एक्सेलरेशन एट मीन पोजीशन, मतलब देयर इज नो फोर्स आल्सो. जब एक्सेलरेशन 0 है तो फोर्स भी 0 होगा. मीन पोजीशन पे पार्टिकल इज बेसिकली एक्सपीरियंसिंग नो फोर्स. क्या हुआ ये? What happened? Sir, your thing glitched. Hmm. Yeah. Okay. So extreme position पे x इक्वल प्लस माइनस a, तो एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम. अब प्रॉब्लम मुझे बताओ, एक्सप्लेन करो. एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 होती है ना? अभी देखा था तुमने, एक्सट्रीम पोजीशन में वेलोसिटी वाज 0. देन हाउ कम एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम? कैन यू एक्सप्लेन दिस? एक्सट्रीम पोजीशन में पार्टिकल रेस्ट पर है, मोमेंटरीली रेस्ट पर है, बट देन हाउ कम एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम? सोचो, दिमाग पे जोर डालो. जिया तुम बताओ, तुमने अभी ग्रेविटेशन का टेस्ट दे के आ रही हो आज. ग्रेविटेशन में भी ऐसा होता है एक बार. मोशन में ग्रेविटी में व्हेन यू थ्रो समथिंग अपवर्ड, मैक्सिमम हाइट पे क्या होता है? But the body is momentarily पार्टिकल रेस्ट पे आता है मोमेंटरीली, लेकिन एक्सेलरेशन कितना होता है? जी के बराबर. तो यहाँ भी वही सेम सिचुएशन है. पार्टिकल इज कमिंग एट रेस्ट मोमेंटरीली, लेकिन एक्सेलरेशन मैक्सिमम क्यों है? बिकॉज पहले वेलोसिटी सपोज v थी, रेस्ट पे आया, वेलोसिटी कितनी होगी? माइनस v, बिकॉज ऑफ डायरेक्शन चेंज. सो नेट चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा? v माइनस v बाई टाइम. Minus. तो दैट इज वाई एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाता है. velocity changes direction and due to which acceleration is maximum. So extreme position पे acceleration maximum होता है. अब एक बार शुरू से लेके अभी तक का जो किया एक बार रिवाइज करो, फिर आगे बढ़ेंगे. ये दोनों डेरिवेशन आ सकते हैं 3 मार्क के. टू डिराइव फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन है. हम्म. डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन जो x इज इक्वल टू हाँ, a. वो डिस्प्लेसमेंट का है. तो डिस्प्लेसमेंट कॉस के टर्म में भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट साइन के टर्म में भी हो सकता है. दोनों हार्मोनिक इक्वेशन है. हार्मोनिक मतलब विच रिपीट्स आफ्टर इटसेल्फ, बिकॉज तुम साइन कॉस का ग्राफ अगर देखोगे, इट्स अ पीरियोडिक फंक्शन. साइन इज अ पीरियोडिक फंक्शन, कॉस इज अ पीरियोडिक, रिपीट्स इटसेल्फ. तो इसीलिए एसएचएम को भी हम साइन या कॉस से रिप्रेजेंट करते
ठीक है, नंदिनी समझ में आ गए, सारे आने वाला है तो अच्छा, तभी तो तुम्हारा उसका है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का। सो दैट्स इट, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे, है ना। अगला टेस्ट कौन सा देना है तुम लोगों को? ग्रेविटेशन तो दिया नहीं है तुमने अभी तक। सर आपने चेक कर दिया मेरा? हाँ अब करूंगा, बिकॉज जिया का मिल चुका है, इसने रुका हुआ था सबको। जिया तभी टेस्ट देती है जब इसका मन करता है, किसी की नहीं सुनती, अपनी मम्मी की भी नहीं सुनती है, एक बार प्रॉमिस करने के बाद अपनी भी नहीं सुनती है। तो अब नेक्स्ट टेस्ट कौन सा दोगे? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, सॉलिड्स, सॉलिड्स एंड लिक्विड कर ले, प्रॉपर्टी मैटर का कर लेते हैं ना, या रोटेशन। सर सिर्फ सॉलिड। सॉलिड में कुछ है ही नहीं, सॉलिड में तो कुछ। चलो ठीक है, सॉलिड कर लेंगे, ओनली सॉलिड्स, ठीक है। ओके, एंडिंग द क्लास, सी यू। थैंक यू सर। सर Yes, sir.